हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स का 11th लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको नई प्रॉपर्टी पढ़ाने वाली हूँ, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट the shared pair of electrons towards itself। ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी होती है एटम की जब वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बुलाते हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज करिए मेरे पास में HCl मॉलिक्यूल है। HCl मॉलिक्यूल में ये जो बॉन्ड है दो इलेक्ट्रॉन से जो बना हुआ है, दिस बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाया है बॉन्ड, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एग्जैक्टली सेंटर में होना चाहिए। बट होता क्या है, ड्यू टू दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द क्लोरीन, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इट गेट्स शिफ्ट और इट गेट्स अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द क्लोरीन। तो बॉन्ड कैसा दिखता है? As a result of this, chlorine gets a partial negative charge and hydrogen gets a partial positive charge. तो this is only because of the electronegativity of the chlorine. मीन्स क्या, जो हैलोजेंस होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब हमने कैसे पता किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो हम सिर्फ उसी एटम की ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। आयनिक कंपाउंड्स में हम कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं ऑब्जर्व कर सकते मॉलिक्यूल की। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड होगा तभी हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर कर सकते हैं। अब इसको मेजर करने के लिए बहुत साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे टाइप की स्केल्स दी हुई है। तो फर्स्ट है पॉलिंग स्केल। लिनियस पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सबसे पहले स्केल बनाई थी और यही कॉमनली यूज़ की जाती है। मैक्सिमम टाइम जितनी भी वैल्यूज़ आर्बिट्ररीली वैल्यूज़ फिक्स की जाती हैं इसकी, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो हम पॉलिंग स्केल से ही किए हैं। अब एक और होता है मेथड मुलिकन स्केल। एल्फ्रेड एंड रकव स्केल। And the fourth and the last one is Sanderson scale। ये दोनों बहुत रेयरली यूज़ करते हैं तो हम उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। हम पॉलिंग स्केल कैसे, उन्होंने कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मेजर की थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मेजर करने के लिए पॉलिंग ने बॉन्ड एंथैल्पी का यूज़ किया था। ठीक है, और मुलिकन स्केल ने यानी मुलिकन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटम की कैलकुलेट करके फिर उससे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करते थे। अब पॉलिंग के स्केल के बेसिस पर ही हमें 4 एटम्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये चीज़ याद रखिएगा। Fluorine is the most electronegative element of the periodic table and its electronegativity value is 4.0। उसके बाद में आता है ऑक्सीजन, इसकी होती है 3.5। अब ये कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है इसीलिए हम इसमें यूनिट नहीं होता है। अब नेक्स्ट है नाइट्रोजन, इसकी वैल्यू होती है 3.0। और एक और एलिमेंट क्लोरीन, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल 3.0 होती है। ये चारों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बेटा आपको याद करनी पड़ेगी। याद रहेगी तो बहुत सारे जगह पर हमें कैलकुलेशंस में या फिर बहुत सारे रिएक्शंस में जब हमें बॉन्ड ब्रेकिंग करनी होती है तब भी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, तब हमें ये यूज़फुल होती है। इसीलिए ये 4 एलिमेंट्स मिनिमम, ये 4 के तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। बुक पे तो बहुत सारी सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी हुई है पर हम सारी नहीं पढ़ेंगे। जो हमें पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंपॉर्टेंट है बस मैंने उतनी ही बताई आपको। ये 4 एलिमेंट्स की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद करनी है।
Now the next is factor on which the electronegativity depends. तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए वो है न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. This is the important factor on which the electronegativity depends. एक्चुअली न्यूक्लियर चार्ज ही डिसाइड करता है कि कोवलेंट इलेक्ट्रॉन कैसे इन्वॉल्व होगा कोवलेंट बॉन्डिंग में. सो अब हम देखेंगे ट्रेंड्स इन पीरियड. अब पीरियड में क्या होता है, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट जब भी हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases. Why it increases? Because nuclear charge increases. Because न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है. हम पढ़ चुके हैं ये कैसे लेफ्ट टू राइट कैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. जैसे हमने पढ़ा था सेकेंड पीरियड के लिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन. क्या हो रहा था, नंबर ऑफ शेल्स 2 ही थे सभी में, सिर्फ न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ रहे थे, इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा रहेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होते चली जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज ग्रुप. In case of group, when we move from top to bottom in any group, what happens? The value of electronegativity decreases. अब क्यों डिक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू? क्योंकि उसमें एटम का साइज बड़ा हो रहा होता है. अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होते चले जाएगी. With the help of electronegativity, we can also judge whether the element is is having a metallic property or non-metallic property. अगर electronegativity की value high होती है तो it is directly related to its non-metallic property. यानी एलिमेंट जो होता है वो नॉन मेटल होता है, उसके नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होती है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है तो वो मेटल होता है और उसमें मेटालिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती है. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. इट मीन्स इट इज सेम लाइक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स व्हाट? इट इज द energy released or required when an electron is added to the outermost orbit of an isolated gaseous atom. And what is electronegativity? It is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. It means अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों की तो कैसे करेंगे, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंपैरिजन कर रहे हैं हम. तो इसमें तो पहली तो डेफिनेशन डाल दीजिए दोनों में, ठीक है. फिर फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट, ये जो होता है ये किसका होता है? आइसोलेटेड एटम का होता है. आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वेयर एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम. ये किसकी प्रॉपर्टी है? बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है. फिर थर्ड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है इसमें एक पूरा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ वो अट्रैक्ट कर लेता है. इसमें क्या होता है? सिर्फ रिलेटिव, इसमें ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन अपने इसमें ऐड कर लेता है. यहाँ पर क्या होता है? इट इज़ जस्ट अ रिलेटिव प्रॉपर्टी. यानी क्या, यहाँ पर सिर्फ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये पूरा अपने शेल में नहीं रख सकता है वो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है. वो अट्रैक्टिंग पावर कैसी होती है इसकी? रिलेटिव होती है. यानी जैसे मैंने बताया था H और Cl में वो पहले म्यूचुअली शेयर था तो सेंटर में होना चाहिए था, बट ड्यू टू दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ये उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, पर ये पूरा का पूरा इसमें नहीं गया है, ठीक है. और फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? इसका यूनिट होता है. ये एनर्जी है ना, इसीलिए इसका एक यूनिट है, वेदर इट इज़ वोल्ट, किलो जूल पर मोल, ऐसा यूनिट होता है. बट इसका कोई यूनिट नहीं होता है. क्यों? क्योंकि इट इज़ अ रिलेटिव नंबर, इट हैज़ नो यूनिट. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली. याद रखिएगा ये चीज़, ये इट कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली. Okay, so this was the difference between electron gain enthalpy and electronegativity. This was all about the electronegativity. बस इतना ही है electronegativity के बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है इट्स कांस्टेंट.
but electronegativity is not constant. It depends on the oxidation state, hybridization state and nature of the element, which is nature of that different other atom which is attached to that electronegative atom. ठीक है, तो this was all about the electronegativity. Next property is valency. Valency means what? It is the number of electrons present in the outermost orbit of an atom. That is called as valency. या फिर आपने 11th क्लास में एक और डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या थी वो? कंबाइनिंग पावर को भी हम valency बुलाते हैं. Valency of an element indicates the number of chemical bonds that an atom can form giving a molecule. सो वैलेंसी का आपने ये 10th क्लास में ही पढ़ा है, इसीलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. वेरिएशंस देख लेते हैं. इन पीरियड में क्या होता है? वैलेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग. व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वैलेंसी इंक्रीजेस. whereas when we move from top to bottom in a group, valency remains same. कोई चेंज नहीं होता है. हमने देखा है. एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको. जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इन सभी की +1 ऑक्सीडेशन वैलेंसी होती है. इनकी वैलेंसी 1 ही होती है. वेयरएज अगर मैं इस साइड पर जाऊँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहते हैं. तो इसकी वैलेंसी चेंज हो रही होती है. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंसी होती है. अब हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, एक और टर्मिनोलॉजी, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स व्हाट? इट इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेशन फ्रॉम अदर एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स. ये वो पर्टिकुलर चार्ज होता है जो एटम के ऊपर आता है जब वो उसे हम किसी एक मॉलिक्यूल में से रिमूव कर रहे होते हैं, तब जो चार्ज आता है उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर बुलाते हैं. और ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो वेरिएबल होता है. सभी के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं. जैसे वो वैलेंसी पर डिपेंड करता है. एग्जाम्पल, जितने भी ग्रुप होते हैं वो यूजुअली ग्रुप नंबर से ही वैलेंसी होती है. जैसे ग्रुप 1 की वैलेंसी सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. अब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है. बोरॉन ग्रुप 13 का है, बट उसमें हमने डी ब्लॉक क्रॉस करके आए, बट उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 है, इसीलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 भी हो सकती है, +3 रहती है. ऐसे ही मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है किसी भी एलिमेंट की? मैक्सिमम 8 +8 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैंने शॉर्ट में बताया, क्योंकि हम रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में उसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अब मेटालिक कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है. तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं इन एनी पीरियड, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. ठीक है. वन मोर थिंग, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर increases, and when we move from top to bottom in any group, metallic character decreases, non-metallic character decreases. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जितने भी मेटल्स होते हैं वो जो भी ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं. अब व्हेन वी स्विच फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, तो अभी देखो इसमें दिखा देती हूँ. ये जो एस ब्लॉक है यहाँ पे मैक्सिमम मेटल्स होते हैं, और जो पी ब्लॉक है इनमें मैक्सिमम नॉन मेटल्स होते हैं. एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, तो उसमें कौन होते हैं? ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी ना मेटल पूरी की पूरी मेटल भी नहीं होती और पूरी नॉन मेटल भी नहीं होती, तो उन्हें हम क्या बुलाते हैं? मेटलॉइड्स बुलाते हैं. और जो मेटल्स होते हैं इनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं.
नॉन मेटल्स होते हैं इनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, और जो मेटेलॉइड्स होते हैं इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं. So now the last question of the today's class. क्वेश्चन ऐसा है, अरेंज द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग साइज, increasing first IP, increasing negative value of electron gain enthalpy and increasing non-metallic character. So first we will see for the increasing size. तो कौन सा साइज, किसका साइज सबसे बड़ा होगा, देखिए अभी. अब यहाँ पर एलिमेंट्स कैसे अरेंज्ड है, पहले तो हमें वो देखना होगा पीरियोडिक टेबल में. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है और नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस होता है, एटॉमिक नंबर 15 एंड एटॉमिक नंबर 16. सो दिस इज, और इसके पहले यहाँ कार्बन होता है, एटॉमिक नंबर 6 कार्बन, सिलिकॉन, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, 9, 17 and this one is 14. So when we move from left to right in any period, what happens, left to right जब हम मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज हो रहा होता है ना. तो लेफ्ट टू राइट अब क्यों इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन के केस में हमने पढ़ा हुआ है ये एटॉमिक रेडियस टॉपिक में कि नाइट्रोजन और व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, बट कुछ सर्टेन इरेगुलर अरेंजमेंट होती है इसमें. इसकी वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का साइज बड़ा होता है और नाइट्रोजन का छोटा होता है. और सबसे ज़्यादा किसका होगा, फॉस्फोरस का, और सबसे कम और फिर किसका होगा, सल्फर का. तो ऑर्डर कैसा होगा देखो, नाइट्रोजन का सबसे कम, उसके बाद में ऑक्सीजन का, फिर फॉस्फोरस और फिर सल्फर. ये हमने किसके लिए ट्रेंड देखा है, साइज के लिए देखा है. अब नेक्स्ट है फर्स्ट आईपी के लिए. अब नाइट्रोजन का इसका हाफ फील्ड होता है, इसीलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट जाएगा, इसीलिए इसकी सबसे हाईएस्ट रहने वाली है क्योंकि ये हाफ फील्ड है. तो आईपी इसकी सबसे हाईएस्ट होगी. ठीक है, तो नाइट्रोजन की आईपी सबसे हाईएस्ट होगी. ये क्या बता रही हूँ मैं, आईपी का केस बता रही होगी. ठीक है, नाइट्रोजन के बाद किसकी होनी चाहिए, अब देखो साइज पे भी डिपेंड करती है आईपी. अब नाइट्रोजन के बाद किसकी होगी, ऑक्सीजन की. अब इन दोनों में फॉस्फोरस और सल्फर में फॉस्फोरस अगेन हाफ फील्ड है, इसीलिए उसकी आईपी ज़्यादा रहेगी और सल्फर की कम रहेगी. सो दिस विल बी द ऑर्डर फॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, मोर नेगेटिव बतानी है. तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, नेगेटिव वैल्यू कम होते जाती है. बट हमने पढ़ा था फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज, और क्लोरीन की ज़्यादा होती है. सेम इज द केस विथ ऑक्सीजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. सो सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू में ज़्यादा रहेगी. वैसे भी हम व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है. तो सल्फर की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद कौन होगा, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में कौन होगा, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होती है, तो फॉस्फोरस और फिर यहाँ पर नाइट्रोजन. ठीक है, दिस इज फॉर EGE. एंड नाउ नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर. नॉन मेटालिक कैरेक्टर के लिए क्या ऑर्डर हो जाएगा, एज नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप एंड इट इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड. तो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड. तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन होगा. तो ऑक्सीजन मेटालिक कैरेक्टर का बता रही हूँ, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन की होगी. और अब फॉस्फोरस और सल्फर में किसकी होगी, सल्फर की होगी, और सबसे ये फॉस्फोरस की. ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे होता है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, इसीलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज़्यादा होगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर और नाइट्रोजन का कम. वैसे ही सेम फॉस्फोरस और सल्फर में सल्फर का ज़्यादा होगा और फॉस्फोरस का कम. वही सब अरेंज किया. एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास. और वैसे भी ये चैप्टर में और कुछ है नहीं, अब हमारा हो गया है ये चैप्टर खत्म. अब हम इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोज़ बनेंगे. थैंक यू.